लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका जी। इस जेआरएफ जंक्शन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच धन्यवाद। शिवाकांत पांडे सर हैं और इन्होंने डीएसओ में शायद सर एक ही सीट थी और सर ने उसको प्राप्त किया। तो सर उसके लिए सर्वप्रथम आपको बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद। सर ने डीएसओ में रैंक 1 हासिल किया। शिवाकांत पांडे सर हैं आज हम लोग के बीच में और सर से हम लोग जानेंगे कि सर ने यूपी पीसीएस की तैयारी कैसे की, क्या रणनीति रही और सर शादीशुदा भी हैं तो तमाम जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए इन्होंने इस मुकाम को हासिल किया। तो सर सर्वप्रथम ये बताइए कि सर इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य था, कि यूपी पीसीएस के एग्जाम को क्यों क्वालिफाई किया जाए? देखिए, दरअसल शुरू से ही मेरा जो है एम था जो है सिविल सर्विस में जाने का। जी हालांकि जो है जैसे हर पेरेंट्स के साथ होता है एक मिडिल फैमिली में कि माता पिता जो है बच्चे का जो है कैरियर का डिसीजन लेते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। तो ट्वेल्थ के बाद मैंने भी बहुत सारे जो है एग्जाम दिए। उस समय IEEE होता था, यूपीसी होता था, और बीएससी के लिए बहुत सारे कॉलेजों में मेरी जो फर्स्ट से लेके 10th रैंक के बीच में आई भी। जी और जैसे वही होता है नॉर्मल। फिर जो है पापा ने बोला कि नहीं, इतने सारे हमारे ऑफिस के कलीग हैं, उनके बेटे जो है भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, किसी का रैंक तुमसे अच्छा नहीं आया है और तुम्हारा रैंक सबसे अच्छा है, तुम एडमिशन ले लो। मेरा मन नहीं था। फिर भी हम गए बनारस में यूपी कॉलेज में जो है काउंसलिंग करवाए। हम्म, काउंसलिंग करवाने की फिर बाद देखा तो कॉलेज भी मिल गया, ब्रांच भी मिल गई। फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लेना है। बोले यार चलो कोई दिक्कत नहीं, कर लो, सभी लोग ले रहे हैं, तुम भी ले लो। जी फिर वही एडमिशन के लिए जो है आपका 10,000 अमाउंट डिपॉजिट होता है, वो अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, फिर अलॉटमेंट लेटर लेकर के और अपना कॉलेज में फिर एडमिशन ले लिए। हालांकि 4 साल वहाँ अपना बीटेक किए अच्छे से, कॉलेज के टॉपर वहाँ भी रहे। जी जी। फिर जो है अपना जब सिविल सर्विस की फील्ड में आना ही था, है ना, तो जी कुछ दिन तक फिर मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की, लेकिन वहाँ मेरा मन तो लगा नहीं। फिर उसके बाद मैंने स्वामी विवेकानंद भारती यूनिवर्सिटी में एज ए डिप्लोमा ब्रांच का मैकेनिकल का HOD भी रहा वहाँ पे। जी जी और करीब मैंने 3 साल तक वहाँ मैंने लेक्चरर के रूप में जॉब भी की। जी जी। हालांकि वहाँ टाइमिंग जो थी सुबह 8 बजे से 4 बजे तक यूनिवर्सिटी की थी, जिसकी वजह से टाइम मुझे मिल नहीं पाता था। और मतलब आपका फिर लेक्चर मुझे लगा पहले टाइम बस। हो चुका था सर? हाँ हाँ। तो उस समय थोड़ा रिजल्ट मतलब ये था कि मैं पेपर वगैरह इसके बारे में इतना वहां से मतलब कोचिंग वगैरह के बारे में उधर जो थोड़ा सा नॉलेज भी लोगों के पास कम थी, या कोई ऐसा कोई था भी नहीं जो हेल्प कर सकता था उस बारे में। जी फिर जी मैंने वहां से जो है रिजाइन कर दिया और 2016 में फिर मैं यहाँ इलाहाबाद आ गया। उसके बाद IIMT यूनिवर्सिटी और तमाम जो है लोग कॉल आते रहे, सर आइए ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया था। और जी फिर मैं 2016 से ही मैं राजस्थान पीसीएस का मेंस, उत्तराखंड पीसीएस का मेंस, बिहार पीसीएस का मेंस में कंटिन्यूस देता रहा, इंटरव्यू भी दिया। और जिस साल मेरी शादी हुई 2019, जी और ये कहिए कि तिलक के दिन एक करीब 2 तारीख को, मेरा 2 फरवरी को तिलक था, उसी रात में 1 तारीख को जो है बिहार पीसीएस 60 से 62वीं का फाइनल रिजल्ट आया और मेरा जो 5 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और वहाँ का इंटरव्यू ये रहा कि 120 नंबर का इंटरव्यू होता है और मुझे 85 जो है टॉप मोस्ट जो है नंबर मिले थे। इवन जो मेरे दोस्त थे 3-4 लोग जिनका सिलेक्शन भी हुआ था वहाँ पे, उनके भी जो है मेरे नंबर मतलब किसी से ज्यादा नहीं थे। सभी वही 45, 67, 65 एक नंबर थे। जी जी। लेकिन रिटेन का जो कट ऑफ था वो मेरी वजह से गलत हो गया, इस वजह से कि मतलब ये समझिए कि एक क्वेश्चन ही मेरा जो ज्योग्राफी का 25 नंबर का बिल्कुल ही छूट गया था। जी जी। तो सर ये आपका कौन सा प्रयास था यूपी पीसीएस में, आपका ये कौन सा प्रयास था, मतलब अटेम्प्ट? ये ये मेरा जो तीसरा अटेम्प्ट था। 17 का मैंने मेंस दिया था, नहीं हुआ था। जी 18 का दिया था, उसमें नहीं हुआ। 18 में तो मेरे को बहुत उम्मीद थी, लेकिन फाइनली जो 19 वाले में तो समझिए कि मेरा पीटी ही नहीं हुआ, तो मुझे और दुख हुआ। जी और जी 20 वाले में तो मतलब जो ये था कि मतलब काफी अच्छे नंबर शुरू से ही रहे। और पीटी मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं रही। पीटी में हमेशा, चाहे बीपीएससी का मैं कंटिन्यूअस में दे रहा हूँ और मैं कभी पढ़ता भी नहीं, बिहार पीसीएस स्पेशल, और मात्र एक हफ्ते पहले मैं पढ़ता हूँ, तब भी मेरे जो नंबर जो है 115, 120, 122 हमेशा रहते हैं, जी। चाहे यूपी हो या वहाँ हो।
जी। तो सर अब हम लोग एक थोड़ी रणनीति पे बात करेंगे कि कैसे प्री मेंस और इंटरव्यू के फेज को अटेम्प्ट किया जाए। तो सर जैसे आपने प्री के लिए क्या रणनीति अपनाई और या कौन कौन सी पुस्तकें आपने पढ़ी? देखिए, प्री के लिए सबसे पहले सफलता का कोई शॉर्टकट होता नहीं, और बाजार में बहुत सारी पुस्तकें अवेलेबल हैं जिनके बारे में बच्चे गुमराह हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि सर ने ये रिकमेंड की या उन्होंने ये की। कोई जरूरी नहीं है। मैं भी इस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, तो मैं जो बुक रिकमेंड करता हूँ कोई ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़ के उससे सफल हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई है भी ना? एक यूनिक और स्ट्रेटजी आपके लिए रामबाण नहीं हो सकती, बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले लोग जो है, आप किसी से भी बात करेंगे तो सबसे पहले लोग ही बोलते हैं आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी पढ़ने का सार ये होता है कि जो चीजें हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुकों में जो चीज पढ़ते हैं वो सारी जो है आपके पास मटेरियल कंटेंट्स, या किसी कोचिंग के, आप अच्छे कोचिंग के नोट्स भी उठाएंगे तो एनसीईआरटी के सारे बुकों के सारे ही वैल्यू लिखते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर आपको अपना बेस मजबूत करना है तो सबसे पहले आप पूरी एनसीईआरटी जो है क्लास 6 से क्लास 12 तक जी आप जो है उनको सबसे पहले पढ़िए और 60 नोट्स बना लीजिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि एंशिएंट हिस्ट्री है तो उसकी रामचरण शर्मा भी अच्छी आती है, उनको पढ़िए आप जो है। मेडिवल हिस्ट्री जो है उनको पढ़िए, सतीश चंद्र की ले लीजिए। मॉडर्न में ले लीजिए राजीव अहिर की, बहुत अच्छी लिखा उन्होंने। जी है ना? और ये सारी बुकें जो है पॉलिटी के लिए तो सब लोग लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, लेकिन इसके मामले में मैं कहता हूँ कि आप पॉलिटी के लिए, मेंस के लिए आप लक्ष्मीकांत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन पीटी के लिए परीक्षा वाणी जो है बहुत अच्छी बुक है। जी और घटना चक्र का भी इसमें रोल ये इसलिए है कि घटना चक्र से लगभग लगभग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं उनके पूर्वावलोकन आती है, करीब जो 8 खंडों में आती है। तो उसमें आप मान लीजिए कि हिस्ट्री का ले सकते हैं, ज्योग्राफी का ले सकते हैं, पॉलिटी का ले सकते हैं। ये सारी हैं, तो कम से कम इससे होता है कि आपको क्वेश्चन की आइडिया लग जाते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल का और कैसा पूछ रहा है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा चीज सिलेबस होता है। सिलेबस को सबसे पहले हम अपने सामने रखते हैं और उसके सामने प्रीवियस ईयर का पेपर रखते हैं। जब दोनों कंटेंट्स हम कंपेयर करते हैं कि हमको पढ़ना क्या है, हम क्या पूछ रहा है और कैसे हम कर सकते हैं, तो ये लगभग लगभग 80% आपका आइडिया सॉल्व हो सकता जी है ना? रही करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स के मामले में तो मेरी थोड़ी स्ट्रेटजी बिल्कुल वो सबसे अलग है। वो स्ट्रेटजी ये है कि मैं डेली 2 घंटे करंट अफेयर्स पे फोकस करता हूँ, जी जिसमें जीके टुडे है, क्रॉनिकल आईएएस है, दृष्टि है, विजन है और संस्कृति आईएएस। मैं इनके जो है डेली करंट अफेयर्स के अपडेट जो है डेली नोट करता हूँ और लिखता भी हूँ। जी जी और ये मान के चलिए क्रॉनिकल जो है मैगजीन जो आती है मंथली, उसकी एक कॉपी लेता हूँ। इस तरह से मेरा जो अपना खुद का प्रैक्टिस भी हो जाता है। और मेरे करंट अफेयर्स में नियर अबाउट अगर 35 भी क्वेश्चन आते हैं तो 30 से 34 तक क्वेश्चन मेरे ऑलरेडी सही होते हैं। जी। हाँ। और सर जो क्वालिफाइंग पेपर है उसके लिए आपने कुछ स्पेशल किया? जो क्वालिफाइंग पेपर था कि देखिए, आपका या क्वालिफाइंग पेपर का हो क्या, कि उसमें कोई खास तैयारी नहीं करनी पड़ी ऐसा? देखिए एक तो मैं थोड़ा सा टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, और मेरा मानना है कि अभी जो थोड़ा सा कम्युनिकेशन का पार्ट है सी सेट में, वो जी बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना? तो दरअसल इसमें फोकस करने का मुद्दा ये है कि इसकी मार्केट में कोई बुक अवेलेबल है नहीं, और जो चीज अवेलेबल है उससे मिलती नहीं है। तो इसको घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो आता है उससे कुछ चीजें आपको मिल जाता है, एक आइडियोलॉजी बन जाती है। परसेप्शन के आधार पर सभी लोग करते हैं, किसी का जैसे तुक्का बोलते हैं ना, तुक्का। जी तो जी परसेप्शन के आधार पर आपको एक आइडिया लग जाता है, जंक्शन होता है कि आपका कितना सही बन रहा है, कितना हो सकता है, आप इसको कैसे कर से टैकल कर सकते हो क्वेश्चन। जी जी हालांकि जैसे रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, इंग्लिश का, हिंदी का, ये क्वेश्चन आपके इतने पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको अदर्स के जो है उसमें अगर आपका वीक भी है तो आप जो है आसानी से पेपर कवर कर लो। तो मेरा मानना यही है कि आपको जो है, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा कम्युनिकेशन का पार्ट जो है मेरा दिक्कत कर रहा है, तो आपको अदर पार्ट में जो है सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि वहां से प्रॉब्लम आपको ना हो। जी। सर अब हम लोग आएंगे मेंस पे। मेंस के लिए आपने क्या रणनीति बनाई? और मेंस के लिए एक एक सब्जेक्ट्स को अगर हम उठाएं, जैसे ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो, तो इसके लिए ऐसे एक एक सब्जेक्ट की कैसे आपने क्या रणनीति बनाई सर, बताइए उसके बारे में। देखिए, मेंस के लिए जहाँ तक, तो मेंस पहले क्या होता था 2017 तक जो है वो ये था कि उसके जीएस के पेपर जो है ऑब्जेक्टिव होते थे। जी अब 2018 से तो उन्होंने जो है सिलेबस चेंज कर दिया, उसके अकॉर्डिंग जो अब जीएस के 4 पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और वह मोस्टली न्यू
यूपीएससी का सिलेबस है उससे भी बिल्कुल 25% एक्स्ट्रा ये यूपी स्पेशल उन्होंने जोड़ इंक्रीज दिया। कर दिया है। जी तो इसमें क्या है कि आपको ये है कि रणनीति जो है प्रत्येक पेपर के लिए अलग से आपको फॉलो करनी होगी, और लिखने की सबसे बड़ी मेंस के लिए आपकी प्रैक्टिस करनी होगी। एटलीस्ट कम से कम 2 क्वेश्चंस जो है आप डेली लिखिए। और लिखने के लिए कम से कम एक कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, या ग्रुप में फ्रेंड सर्किल है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ कई सारे मित्र हों, और एक दूसरे की कॉपी चेक करके एटलीस्ट ये बताएं कि आपने अच्छा क्वेश्चंस लिखा है आज का, और यह कैसा लिखा है, और बिल्कुल। आपकी मार्किंग कैसी है। तो आप इम्प्रूवमेंट जो है बिना लिखे नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले जैसे GS1 का सिलेबस है, उसमें आपकी हिस्ट्री है या ज्योग्राफी का पोर्शन है। हालांकि मैं तो मेरा मेंस ज्योग्राफी था, तो जी ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है वो तो मेरे को स्पेशल अलग से कुछ पढ़ने की दिक्कत नहीं हुई। और हिस्ट्री के लिए मैंने जैसे आपको बुकें जो बताई हैं, एंशियंट की बुकें बताई हैं, आर्ट एंड कल्चर की जैसे नितिन सिंघानिया ले सकते हैं, या दृष्टि का नोट्स भी ले सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाता है। क्योंकि ये है कि यूपीएससी से अलग क्वेश्चन जो है, जी यूपी पीसीएस में आर्ट एंड कल्चर का जो है थोड़ा अलग पूछता है, तो इतना मतलब डीपली नहीं जा रहा है इस समय, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं, है ना। और हिस्ट्री का बाकी आप जो बुकें, टेक्स्ट बुकें अगर आप पढ़ेंगे, और उसके थ्रू जो है आप सारे जो कवर कर लेंगे। जी और ज्योग्राफी का ये है कि अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको ज्योग्राफी थोड़ा सा स्पेशल देखना पड़ेगा। और सेकंड पोर्शन आपका GS2 का है, उस पेपर के लिए आपको तो ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स के सारे इशू, पॉलिटी के सारे इशू किससे रिलेटेड हैं, ये सारे कब कहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, ये सारे मामले हमेशा जब तक आप करंट पर अपनी पकड़ मजबूत नहीं करेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। GS3 का ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जैसे डिफेंस के कुछ फील्ड हैं, डिफेंस की नई स्ट्रेटजी क्या है, या कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इन सब चीजों में आप DST, डिपार्टमेंट साइंस टेक्नोलॉजी, CSIR की वेबसाइट, इसरो का क्या मिशन हैं, क्या अचीवमेंट हो रहे हैं। और DST के लिए ये है कि आप जो है कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत सारी बुकें आती हैं टाटा मैकग्रा हिल की, लेकिन ये बुकें कारगर है नहीं। जी आपकी बेसिक चीजें जो है GS3 के पेपर में पूछता नहीं है। हाँ, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये सारे इश्यूज होते हैं, मतलब पूरा का पूरा निचोड़ जो है आपका करंट इश्यूज पे ही है। तो जब तक आप डेली कम से कम एक आर्टिकल जो है देखते हैं, कोई ना कोई आप अखबार देख लीजिए, है ना। और बेसिकली अगर हिंदी मीडियम के हैं तो दैनिक जागरण देख लीजिए, या दृष्टि का ही वेबसाइट आप देख सकते हैं, संस्कृति IAS का, तो कोई ना कोई एडिटोरियल आपको डेली मिल करंट इश्यूज जाएगा। पर मिल जाएगा, बिल्कुल। है ना। तो आप उस पर अपना आर्टिकल जो है छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स के रूप में, डायग्राम के रूप में आप नोट्स कर सकते हैं। और क्वेश्चन लिखने का जहां तक पैटर्न ये है, क्वेश्चन लिखते समय कभी भी आप जो एग्जामिनर को बोर नहीं करेंगे, क्योंकि मेंस इतना लंबा चौड़ा कॉपी लिखना होता है कि आपकी उंगलियां दुख जाती हैं 3 घंटे लिखते लिखते, अगल बगल कहीं देखने की फुर्सत नहीं मिलती है। तो बिल्कुल। इसके लिए आपको ये कि दिमाग में जैसी क्वेश्चन देखा, आपको दिमाग में उस क्वेश्चन का डायग्राम आना चाहिए। क्वेश्चन डायग्राम बनाइए, उसका मेरिट, डिमेरिट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज जो भी चीजें हैं आप जी उसमें ऐड करना चाहते हैं, एक शॉर्ट नोट्स के रूप में उसको जो एक फिगर के रूप में फ्लो चार्ट डालिए, और डाल करके उसको लिख दीजिए, है ना। उसके बाद आपने जो पॉइंट्स डाले हैं उसको नीचे जो है सीरियल नंबर करके जो है बुलेट्स के रूप में आप जो है लिख सकते हैं। एग्जामिनर देख जाएगा, तुरंत समझ जाएगा कि बच्चे को जानकारी है, नॉलेज है, उसने जो है बड़ी सी चीज को छोटे से पॉइंट में उसने जो है पूरा का व्यक्त पूरा किया। सिमोट दिया बिल्कुल। है, और आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ये है आपके लिखने की स्ट्रेटजी। अदरवाइज अगर आप लिखने के लिए वर्ड्स के ऊपर ध्यान देंगे कि नहीं मेरे 200 वर्ड्स होने ही होने हैं, नंबर आपको नहीं मिलेगा। जी। अच्छा सर, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए आपने कौन सी बुक पढ़ी या कहाँ से तैयार किया? इन- देखिए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए मैंने दृष्टि IAS की बुक खरीदी थी, एक रिवीजन की बुक आती है, उसी बुक से मैंने जो है प्रिपेयर किया था। इकोनॉमिक्स के लिए सर? इकोनॉमिक्स के लिए देखिए, मैंने आपको बोला कि इकोनॉमिक्स के लिए अगर आपकी बेसिक इकोनॉमिक्स आपको नहीं पता है, बेसिक चीजें आप सीखना चाहते हैं, जी जी। तो एक एक तरह से रमेश सिंह को लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं। हालांकि है तो बहुत लंबी मोटी बुक है जो है, और आप जो हो सके समझ सके ना समझ सके, तो उससे पहले मैं कम से कम आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो है आप विजन IAS की जो है स्पेशली इकोनॉमी की जो है मेंस विजन के लिए आती है, जी या जी। दृष्टि IAS की आप इकोनॉमी दे सकते हैं। तो आप कम से कम जो है सबसे पहले आप छोटी बुक से शुरुआत करेंगे तो आपको बड़े चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जहां तक मेंस का जो क्वेश्चंस होता है वो हमेशा जो करंट इशू से रिलेटेड होता है,
है ना। जी जी। तो वो कभी भी आपके लिए प्रॉब्लम जो कभी क्रिएट नहीं होता है, या इकोनॉमिक्स को लेकर कभी ये हुआ नहीं बनना चाहिए आपके अंदर कि नहीं यार ये मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ, मैंने इसका सब्जेक्ट नहीं लिया था, या मेरे पास ये बुक नहीं है, मेरे दोस्त ने इस बुक से पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं। आप अपना पूरा फोकस इकोनॉमिक सेक्टर में, करंट में फोकस करिए। जैसे अभी क्या था, हम लोगों के समय अभी कोविड चल रहा था, लास्ट में जी कोविड वन था। तो कोविड वन में वही जीएसटी कंट्रीब्यूशन था, जीएसटी क्षतिपूर्ति विधेयक जो राज्यों के बीच में डिवाइडेशन का प्रॉब्लम हुआ था, तो मेजर इशू वही था। या राज्यों में जैसे अर्थव्यवस्था में क्या प्रॉब्लम हुआ है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे कर सकते हैं, एमएसएमई सेक्टर का क्या हाल है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं जो डेली आपके करंट अफेयर्स में मेंशन होते हैं, ये सारे आपके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन इसी से बनते हैं और कहीं से नहीं बनते हैं। तो आपका ये एशिया का भी टॉपिक तैयार हो जाता है और आपका जीएस थर्ड का भी टॉपिक तैयार हो जाता है। जी। सर, और जैसे सोसाइटी को आपने कहाँ से कवर किया? जो एक पोर्शन उसमें एक सोसाइटी का है। जी जी जी। सोसाइटी के लिए देखिए सिंपल सा, मैंने विजन का जो है, सोसाइटी आता है मेंस विजन, उसी को मैंने पढ़ा था। और जी। उसके लिए मैंने जो है कोई एक्स्ट्रा जो है प्रीफर एफर्ट्स बुक नहीं नहीं किया। किया था। सर अच्छा, कितने घंटे जी की स्ट्रेटेजी बनाई जाए? जैसे सर आप एचओडी थे तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारे काम करने रहते रहे होंगे, बच्चों को पढ़ाना और सारे टीचरों को गाइड करना, या मतलब एचओडी के कार्य भार भी बहुत सारे होते हैं, तो कैसे आपने कवर किया सर जी। इसको? और इसके साथ साथ आप शादी देखिए शादी के बाद चीजों को कैसे आपने कवर किया? बड़ी देखिए क्या होता जिम्मेदारियों है का कि निर्वहन। जिम्मेदारियां जब आप, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्लासरूम की जिम्मेदारियां भी आपके ऊपर होती है। प्लस ये लिख सकते हैं कि आपको अगर लेक्चर में लेना है तो कम से कम आप क्लास में जाएंगे। बड़ी क्लास में जब आप लेक्चर लेते हैं तो उससे पहले आपको लेक्चर प्रिपेयर करना आता है। खुद का लेक्चर या आप पीपीटी मोड पर पढ़ाइए या ऑफलाइन मोड पर पढ़ाइए, तो आपको एटलीस्ट कम से कम जो है अगले दिन का जिस क्लास में लेक्चर लेना है, आपके पास लेक्चर जो है आपके पास तैयार होना चाहिए। अदरवाइज आप बच्चों के सामने क्लासरूम में जाएंगे, शर्मिंदा होंगे, आपको कहेंगे कुछ आता नहीं है ना। जैसे छोटे बिल्कुल। क्लास में अक्सर क्या होता है कि मतलब आप कुछ प्रिपेयर भी नहीं किए तो जा करके बच्चों को ये दे सकते हैं कि ये पढ़ाइए, लेकिन बड़ी क्लासों में ऐसा नहीं होता है। आपको लेक्चर डेली टू डेली आपको जो प्रिपेयर करना होता है, आपको उनको असाइनमेंट क्या देना, ये सारी प्रिपरेशन करनी होती है। तो आपको खुद से पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए तैयार करना पड़ता है। प्लस ऊपर से ये है आपका विजन भी अलग है, आपको उससे हटके भी पढ़ना है। तो ये है कि मतलब अगर आप जॉब प्रोफाइल में, तो एटलीस्ट कम से कम, हाँ टाइम लग सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि मतलब 4-5 घंटे आपको जो है शॉर्ट नोट्स बना के छोटा से छोटा टॉपिक एक जो है, मतलब ये अपना विजन सेट कर लीजिए। देखिए मेरे पढ़ने का ये था, मैंने टारगेट सेट कर रखा था कि मुझे ये चीज पढ़ना है और इतने टाइम तक पढ़ना है, और उतने टाइम में मैं उसको एटलीस्ट उसको खत्म करने का प्रयास करता था और खत्म कर डालता था। ये जी। मेरा पढ़ने की स्ट्रेटजी थी, टारगेट बेस्ड। हाँ जी। और शादी तो मेरी 2019 में हुई। जैसा होता है कि भाई जो है सभी की शादी हो जाती है, उसके साथ मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत होने जिम्मेदारियां बढ़ लगती है, जाती हैं, एक्सपेक्टेशन बिल्कुल। लोगों को बढ़ जाती है। हाँ हाँ हाँ। तो यही होता है कि भाई आप अनएम्प्लॉयमेंट हो या ऐसे हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं जैसा कि ये था कि मैं एक अच्छी खासी जॉब भी कर चुका था। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से था, और मेरा एम था या पर्सनैलिटी समझिए कि लोगों के बात करने का तरीका, लोग ये समझते थे कि बंदे में कुछ तो है, कि जो हमेशा जिसने किया है इतना कभी कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं था कि मतलब लोग, लेकिन वही होता है कि लोग ऐसा समझते नहीं है, कभी कभी भाववश जो है कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। और मेरे साथ जैसा सभी के साथ होता है वैसा मेरे साथ भी हुआ। लेकिन मेरे पिताजी जो है इसमें जो है सबसे बड़ी हम भूमिका उनकी यही रही कि मेरे पीछे वो पिलर की तरह खड़े रहे। और इवन आप देखेंगे कि जितने भी रिजल्ट आए, मैं मेंस देता रहा, इंटरव्यू देता रहा, जब भी नहीं होता था फोन करके पूछते थे क्या हुआ, मैंने कहा कि नहीं हुआ। बोलते अरे कुछ नहीं यार, ऐसा क्या है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो अगली बार ट्राई करो। कभी भी मुझसे ये नहीं कहे कि नहीं हुआ तो तुम घर छोड़ के चले आओ। तो देखिए सिविल सर्विस की सबसे बड़ी चीज जो है पेशेंस है। अगर आपके भीतर पेशेंस नहीं है, लेबर नहीं है, तो आप सक्सेस नहीं। पेशेंस एंड आपको हार्ड वर्क, या बिल्कुल। तो एक्सटर्न, बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। प्लस कभी भी एक्सटर्नल फोर्सेस जो है, आपके फैमिली मेंबर्स हों, आपके सगे संबंधी हों, आपके परिवेश के रहने वाले हों, या कुछ भी कमेंट करते हो आपके बारे में बोलते हैं, उनकी बातों को कभी दिल से लेना बंद कर दीजिए। ना उनकी बात सुनिए, समझिए या क्या कह रहे हैं, कभी उससे जो मतलब न रखिए। बस ईश्वर पर विश्वास रखिए, खुद पर विश्वास रखिए, इतना लेबर करिए, इतना हार्ड वर्क करिए, उनको अपना आइडियल बनाइए। जो ये देखिए
कि वो कैसे विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी अपना जो टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल। आपका रिजल्ट आता है, मेरा रिजल्ट आता था, जब रिजल्ट खराब हो जाता था, मेरा नहीं होता था, मैं एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए कमरे में खुद को बंद करके मैं रो लेता था, खूब रोता था, मैं रो लेता था। लेकिन अगले दिन ही मैं ये नहीं सोचता था कि मुझे क्या करना, मैं अगले दिन उससे डबल फोर्स से जो है मैं उसकी प्रिपरेशन लग जाते स्टार्ट कर थे। देता था। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा जो भी कमी रही, और मैं उस कमी को कंप्लीट करने के लिए मैं लग जाता था। अभी 2016 आर ओ आर का जो है वो फाइनल रिजल्ट आया कुछ दिन पहले ही इससे। बिल्कुल। और मैंने अच्छा, बहुत अच्छा पेपर गया था, पेपर बहुत अच्छा गया था, लेकिन फिर भी जो है मेरा जो उसमें तो मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ कि मतलब अभी ये इसका रिजल्ट आ गया, इसमें मेरा नहीं हुआ। अब कहाँ 2020 कमी का रह गई, फाइनल बिल्कुल। इंटरव्यू भी दे दिया है, अगर इसमें नहीं होगा तो। हाँ, तो इसमें ये रहा, मेरी वाइफ फिर देखें कि बड़े निराश हो, क्या बात है। फिर वो बोली अरे कोई नहीं, क्या हो गया, बहुत अच्छा होगा। हालांकि ये था कि मतलब इनकी पॉजिटिविटी जो है हमेशा जो है मेरे साथ इस बार इतना रही कि मतलब हमेशा मेरे को करेज करती रही, मेरे लिए इंटरव्यू डाउनलोड करना लोगों का, मेरे से क्वेश्चन पूछना, सारे इंटरव्यू का प्रिपरेशन जो है इन्होंने ही मेरा करवाया, है ना। तो इनका मतलब फुल कि सपोर्ट रहा जो है। आपकी वाइफ का भी इसमें एक बड़ी भूमिका है या रोल है, आप कह सकते हैं। जी 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 जी। बिल्कुल। सर, जैसे इंटरव्यू का कोई वाकया आपको याद है, या इंटरव्यू का थोड़ा सा सर एक्सपीरियंस शेयर करिए कि इंटरव्यू में कैसे हुआ या किस तरह के क्वेश्चंस किए, कुछ सर अगर याद हो तो जरूर बताएं। जी जी जी। देखिए, इंटरव्यू के बारे में एक आइडिया ये है कि जितना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड खुला रहे, उतना आप इंटरव्यू में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लोगे। अगर जी। आप ये सोचते हो कि मैं बुकिश नॉलेज लेके जाऊंगा और इंटरव्यू में अच्छा कर लूंगा, दैट्स योर रॉन्ग आइडिया। आप कभी भी अच्छा नहीं कर पाओगे। वहां क्या होता है, आप क्या पढ़ के गए हो, क्या नहीं पढ़ के गए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वो एक बल्ब के ऊपर जो एग्जांपल सेटअप कर लेंगे, उसी के ऊपर आपको इतने क्वेश्चन डालेंगे, इतने क्वेश्चन डालेंगे कि परेशान करके आपको इरिटेट कर देंगे। पूरा इंटरव्यू आपका खराब हो जाएगा और आप जो है एग्जिट कर जाएंगे वहां से, है ना। तो बिल्कुल ये समझिए कि आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया है। इंटरव्यू के लिए आप जो है केवल करंट इश्यूज क्या हैं, लोगों से बातचीत करिए, वार्तालाप करिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अगर वीक है तो उसको स्ट्रांग करिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, लोगों की बातों को समझना, उनका आंसर देना। अगर ये सब चीजें आपके नहीं है तो इसको जो है जितना 10 दिन 15 दिन का टाइम आपके पास है उसको इम्प्रूव करिए। हालांकि ये सब चीजें तो बेसिक जो बहुत पहले से होती हैं लोगों के भीतर, अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत आप जो है इसको जो है बोलने का प्रयास करिए, लोगों से घुलिए मुलिए, उनके बात विचार को जानिए, समझिए और डिलीवर करिए आपके भीतर जो चीज है उनको समझने का, है ना। और मेरा जो इंटरव्यू जो था एक तरह से प्रोफेसर रामजी मौर्य सर जो है उनके बोर्ड में था। और सबसे लास्ट इंटरव्यू बोर्ड का मैं कैंडिडेट था 4 अप्रैल को, जी। संडे के दिन जो सिंगल मीटिंग में जो इंटरव्यू था। और आप ये सोच सकते हो कि लोगों के मन में जैसे विचार क्या होते हैं इंटरव्यू बोर्ड के पहले, मतलब कि अरे उनके बोर्ड में गया पता नहीं कैसा नंबर देंगे, उनके बोर्ड में गया कैसा होगा। और फर्स्ट मीटिंग में सुबह हो जाता है तो अच्छा हो जाता है, फिर लास्ट में उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो मैं जैसा सभी के साथ होता वैसा मेरे साथ भी हो रहा था। लोग बोले थे अरे यार लास्ट में इंटरव्यू है, वही नॉर्मल मार्क्स दे देंगे, तुम कितना भी अच्छा करोगे। लेकिन मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेरे अंदर ये चीज था कि मुझे सब कुछ पता है, आता है। या मतलब ये सही है कि मतलब मानसिक रूप से खुलापन मेरे अंदर बहुत ज्यादा है बिल्कुल। ना। तो छोटी छोटी बातों का मैं जो है अच्छे, इसी का मतलब इंटरव्यू में ये इफेक्ट रहा है कि जब हम लोग जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के एक जगह हम लोग को बैठा दिया जाता है, जब आए वहां पे तो करीब 3-4 मित्र जो है मेरे आसपास बैठे, कुछ लोग मतलब इकोनॉमी का डाटा पूछने लगे, कुछ यूपी का जीडीपी पूछने लगे, बड़े परेशान से थे। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन अब जो होता है है इंटरव्यू बोर्ड के बाहर, बिल्कुल। वो और इसमें तो बिल्कुल आपको वो नहीं बहुत उलझना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, तो बहुत परेशान से थे। उसमें दो छात्र थे, एक सत्यम त्रिपाठी जी थे कानपुर के, और एक प्रखर सिंह थे जो है रामपुर के। और दोनों लोग काफी डिस्कशन कर रहे हैं, मैं थोड़ा देर में आया बैठा तो मेरे से बातचीत होने लगी। मैंने कहा, फिर इन लोगों को बहुत मैंने समझाया कि आप लोगों को ऐसा डिस्कशन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां सामने वाला क्या पूछेगा आपको कुछ नहीं पता है, पता, आपने जो बिल्कुल। पढ़ लिया सो पढ़ लिया। तो मैंने इनको जो है बहुत पेशेंस दिया, तब जाके इन लोगों को थोड़ा समझ में आया। और ईश्वर का जो है ये सौभाग्य कहिए कि दोनों लोगों का सिलेक्शन हो गया। और प्रखर सिंह जी को जो है एसडीएम में 19 रैंक मिली है, और सत्यम त्रिपाठी जी को जिला समाज कल्याण अधिकारी का पद मिला, जी है जी। ना। तो
ये हमें जो सुखद अनुभूति हुई उन लोगों से, फिर बाद में जो है साक्षात रिजल्ट के बाद मेरी जो बातचीत भी हुई, तो फिर मैंने उनको ये बात याद दिलाई, तो उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद बोला। मैंने कहा कि देखिए, हमने जो आपको गुरु मंत्र दिया था उसका यही है कि आपने जो पढ़ लिया बिल्कुल साइलेंट रहिए, बिल्कुल। है ना। और उसके बारे में डिस्कशन कुछ भी मत करिए कि नहीं क्या हुआ क्या होना है। और राम जी मौर्य सर के बोर्ड में जैसे ही मैंने एंटर किया, तो समझिए कि टेक्निकल बैकग्राउंड की वजह से होने की वजह से मेरे से सारे क्वेश्चंस लगभग लगभग मैकेनिकल से ही रिलेटेड रहे। जी। उसमें न्यूटन्स लॉ वगैरह पूछे, उसका इम्प्लीमेंटेशन पूछे, रैम जेट क्या होता है, स्क्रैम जेट क्या होता है, मैक नंबर्स क्या होती है, और कोई फनी एरोप्लेन कैसे मूव क्वेश्चन करता किया है। आपसे? फनी टाइप का क्वेश्चन की जैसे? हाँ, कौन सा सर? ये समझिए जैसे एयर टरबाइन वगैरह यही सारे से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन। बाकी और कोई जो है, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि मतलब आपको एसडीएम बना दें तो कैसे क्या करेंगे। बाकी मोस्टली ये समझिए कि मैं क्या पढ़ के गया था, ज्योग्राफी से उन्होंने क्वेश्चन नदी के बारे में पूछा, जीवन रेखा नदी या माउंटेन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, मतलब यही क्वेश्चन रहे। और टेक्निकल बैकग्राउंड से तो करीब जो है सारी क्वेश्चन रहे, आधे घंटे के करीब, मतलब 20-25 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था, 30 क्वेश्चन भी पूछे गए थे, और काफी लंबा चौड़ा जो है वो प्रक्रिया रही थी। जी जी। सर एक एक्सपीरियंस ये बताइए सर, वर्तमान दौर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कितनी भूमिका है, या चीजें किताबों में ही मिल जाएंगी या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, दोनों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो आपको ऑफलाइन अपना एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। आप जो चीज पढ़ते हो ऑफलाइन, पढ़ने का तरीका ये है कि आप एक बार उसको मार्कअप कर लेते हैं, आपकी बुक में टिक कर लेते हैं, सबसे अच्छी बात हो तो आप एग्जाम के टाइम में रिपीट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, है ना। और ऑनलाइन ये है कि चीजें जब आपको समझ में नहीं आती, कोई चीज बुक में रेफरेंस पॉइंट दिया है, आपके पास क्लास लेने का टाइम नहीं है, तो आप जो है उसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल की हेल्प ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये वैश्विक महामारी का यही दौर रहा, तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम तो इसमें काफी हेल्पफुल होगा। और लोगों को काफी हेल्प भी कर रहे हैं लोग, जो काफी अच्छे से इस समय तो जो है महामारी के दौर में अपने घर से जो है टीचर्स लोग जो काफी हेल्पफुल हो रहे हैं कि मतलब बच्चों की क्लास ले रहे हैं, उनके लिए कंटेंट्स मटेरियल अवेलेबल करा रहे हैं ताकि पढ़ाई बाधित ना हो। और इसका भविष्य भी काफी अच्छा है, उज्जवल है। और जी। लोग अच्छे काफी प्रयास करते रहे तो काफी आगे जाएंगे। और सर कितने घंटे एवरेज पढ़ा जाए, इसको आप कैसे देखते हैं, या कैसे इसको देखते हैं कि मतलब घंटा मैटर करता है, या मतलब आप जो है वो देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट बेस पे आप काम कर रहे हैं, किस दोनों में किसको आप प्रेफर करेंगे, या दोनों को आप सर थोड़ा सा बताइए? देखिए, पढ़ने की क्या है कि आपकी स्ट्रेटजी और कैपेसिटी सबकी अलग अलग होती है। कुछ चीजों को कुछ लोग जो है काफी देर से समझते हैं, कुछ लोग काफी इजली समझ सकते हैं, कुछ लोग काफी ओपन माइंडेड होकर पढ़ते हैं कि बहुत जल्दी चीजों को टैकल कर लेते हैं या लास्ट टाइम में कवर कर लेते हैं। लेकिन हमेशा यही मानना है कि चीजों को आप शॉर्ट से पढ़िए, छोटा पढ़िए, लेकिन आप उसको बार बार रिपीटेड पढ़िए। ये नहीं कि आपने एक बुक को खत्म कर दिया तो लक्ष्मीकांत एक बार पढ़ लिया तो आपका हो गया, नहीं। जितनी बार आप पढ़ेंगे एटलीस्ट उसको बार उतनी बार आपको नई नॉलेज मिलेगा। आप ये समझिए, पॉलिटी परीक्षा वाणी जिसका मैंने नाम लिया है पीटी के लिए, मेंस के लिए भी काफी हेल्पफुल है, क्योंकि सारे आर्टिकल उससे आपको याद हो जाते हैं। मैंने एटलीस्ट 50 बार पढ़ी होगी, 50 बार। जी, 50 बार? जी, मैंने इसलिए पढ़ी क्योंकि जो है उसमें जब भी मैं पढ़ता हूँ मुझे लगता है कुछ ना कुछ, ये अरे ये आर्टिकल छूट गया था, ये कैसे छूट गया था, मुझे ये समझ में नहीं आया। इतना मतलब 50 बार पढ़ने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगता है कि हर बार जो जब भी मैं उसको देखता हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे नए आइडिया मिल जाती है। अच्छे, सबसे बड़ी बात ये चीज होती है, आप चीजों को रिपीट करिए। और जो भी आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं, या आप मान लीजिए कि हेल्प के लिए आप ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल से कोई हेल्प लेते हैं, तो आप उसको शॉर्ट नोट्स में नोट कर लीजिए। कंटेंट्स है उसको साथ शॉर्ट में नोट करिए, ये सारे पीटी के पीटी। और उसके साथ मेंस में भी आपको जो है स्टैटिक डाटा जो होता है, आपको कोई भी आंसर लिखना होता है तो आप बहुत सारे लोग लेंदी टाइप के लिख देते हैं, लेकिन मैंने वही बताया ना, डायग्राम आप थोड़ा सा मेंशन करेंगे, थोड़ा सा चार्ट बना देंगे, उस चार्ट में अगर आप अपना जो डाटा उसमें डाल देते हैं, आपको जो डाटा जो पीटी के टाइम वो याद रहता है। तो जैसे एसआरएस बुलेटिन का जो है एमएमआर आता है, चाइल्ड रेशियो आता है, एजुकेशन का आता है। इससे क्या होता है, कंपैरिजन कर दिया आपने, स्टेट के बीच में कर लिया, किसमें स्टेट में बेटर है, किसमें पुअर है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो इससे क्या होता है, मतलब एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा जो है इफेक्ट आप ये डाल लेते हो। आप
काफी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सर वर्तमान दौर में कोचिंग की क्या भूमिका है? कोचिंग संस्थानों की किस दृष्टिकोण से आप कोचिंग संस्थानों को देखते हैं? इतनी महंगी महंगी फीस होती है, एक सामान्य स्टूडेंट्स के लिए उतनी फीस की व्यवस्था कर पाना भी इस समय दूर है, क्योंकि लॉकडाउन है, तमाम दौर है। तो कोचिंग संस्थानों की क्या भूमिका है सर? देखिए, जहाँ तक कोचिंग संस्थान की भूमिका होती है वो प्राइमरी लेवल पर सिर्फ आपकी मोटिवेशन और गाइडेंस की ही होती है। हालांकि एजुकेशन पोर्टल पे या तमाम ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ आपके मार्केट्स में भी काफी कोचिंगों के नोट्स अवेलेबल हो चुके हैं, और आप टेक्स्ट बुक है, बाकी सब सारी जानकारियां आप एक तरह से काउंसलिंग कहिए या एक तरह से ये कहिए कि अगर कोई सीनियर्स भी हैं आपके जो है संपर्क में, या कई सारे जो है सिलेक्टेड लोग हैं वो जो मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं, और आपको पर्सनल वो जितना गाइडेंस कर सकते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। और कोचिंग का भी मोस्टली जो इफेक्ट होता है वो यही होता है कि आपको जो है बेसिक नॉलेज जो होता है वो नॉलेज आपको दे देती है, लेकिन करना तो खुद से ही होता है ना। बिल्कुल और कोचिंग की बढ़ती हुई फीस प्लस हर बच्चे के साथ जो है उसको जो है समझ जाइए कि कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल टास्क है आज के डेट में। और एक मिडिल फैमिली हो या पुअर फैमिली हो, गांव से विशेषकर जो है सिविल सर्विस में, राज्य सिविल सेवा में जो कैंडिडेट आते हैं उनके लिए टेकल करना बड़ा मुश्किल होता है इस काम में। और जहां तक मैं कहता हूँ कि कोचिंग कोई नेसेसरी नहीं है, और अगर आप खुद से लगें और खुद से पेशेंस रखें, हाँ थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपके अंदर, क्योंकि चीजें धीरे धीरे डेवलप होती हैं। और शहरों के क्या होता है, शहर में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं थोड़ा सा आपसे पहले से ही वो चीजों के बारे में जागरूक होते हैं, जानते हैं, इसलिए वो शॉर्ट टाइम में उसको कवर कर लेते हैं। और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे उसको थोड़ा सा टाइम टेकन करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। कभी मैं समझिए कि पेशेंस लूज नहीं करना चाहिए कि सामने वाला बंदा अगर वो कॉन्वेंट से पढ़ाई या कर ले रहा है या इंग्लिश मीडियम से है या इस तरीके से, ऐसा नहीं है। आप करोगे, अगर आपके अंदर विल पावर है, आपके अंदर फर्म डिसीजन है, तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और सर ऐसा कोई भी आप संघर्ष बताना चाहेंगे कि जो आपके लाइफ में रहा हो, कि एक ऐसी परिस्थिति थी फिर भी आप लगे रहे, मतलब एग्जाम के लिए? कोई ऐसा आपका दौर था? देखिए, जैसा कि परिस्थिति का ये है रेशियो कि मतलब चूंकि मैं ऑलरेडी पहले जॉब कर चुका था, मैं जॉब में था, और मेरे अंदर मतलब एक तरह से ये जो लीडरशिप की भूमिका कही या काम करने का तरीका, लोगों से बात करने की, तो कम से कम एटलीस्ट लोगों के पास ये था कि मतलब जो है इसके अंदर जो है ऐसा जो है विल पावर है, या तो ये करेगा। हालांकि सिविल सर्विस को बोलते हैं जुओं का खेल है, जी। और सब लोग अनिश्चितताओं का खेल होता है कि बहुत से लोग कई बार मेंस भी देते हैं, इंटरव्यू भी देते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका नहीं हो पाता। फिर यही समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता, उनके बारे में तमाम जो दुर्भावनाओं रखते हुए गलत प्रचार प्रसार करते हैं। हालांकि ये चीज बिल्कुल गलत है, लेकिन सोशल जो है लोगों की भावनाएं ऐसी नहीं होती हैं सभी की। अ, लोग समझ नहीं पाते इन सब चीजों को। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है कि कोई इतना परिश्रम करके उस लेवल तक गया है, दुर्भाग्यवश अगर उसका नहीं हुआ है तो उसके बारे में जो है गलत बातें बोल करके या इस तरह का करके उसके किसी के बस में नहीं है। नॉर्मलाइज नहीं करना और चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम एटलीस्ट तो इतना शिक्षित व्यक्ति है कि वो आपसे सर्वश्रेष्ठ बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हालांकि आलोचनाओं से कभी घबराना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत से लोग मतलब इन सब चीजों से, परिस्थितियों से जो है जूझते रहते हैं। मेरे बारे में भी बहुत से लोग थे जो इस तरह की बातें करते थे, या इस तरह की मतलब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, लेकिन मैं कभी घबराता नहीं था। हालांकि कुछ समय तक, शादी के कुछ समय बाद तक जो है मतलब हमारी पत्नी जो है वही थोड़ा परेशान सी रही कि पता नहीं क्या होगा, कब तक होगा, कब तक नहीं हो पाया। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही वो मेरे साथ रहना सी, तो उनके अंदर इतना पेशेंस आ गया कि वो ये चीज जान गई। नहीं, वो बोलती थी कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज नहीं तो कल आप जो है कर पाओगे और कर लोगे। और उनका फुल सपोर्ट रहा इस मामले में, जिसकी वजह से जो इतना पॉसिबल भी हुआ। जी। सर जो एस्पिरेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो बहुत सारे छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं कि यूपी पीसीएस के एग्जाम को क्रैक करें, और उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एग्जाम एक बहुत बड़ा रेस है, और इस रेस में बहुत बड़े घोड़े दौड़ते हैं। नियर अबाउट 4 से 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख इस बार तो हमने पीसीएस 2021 जो 13 जून को होने वाली है, और आयोग उस समय तैयारियां भी अपना जो है, आज के पेपर में ये निकला है कि तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल भी हो रही है। बिल्कुल। और बच्चों को लग भी जाना चाहिए इस मामले में, बिल्कुल टाइम है नहीं। तो एक संदेश मेरा यही रहेगा कि
करीब 6 से 7 लाख लोग इसमें बैठते हैं, और ये मान के चलिए 4 से 5-6 हजार लोग जो मेंस के लिए क्वालिफाई कराए जाते हैं, और उसमें से 1000 लोग, 800-900 लोग जो है मान के चलिए कि इंटरव्यू के लिए, उसमें भी 450 लोग जो है आपके फाइनल सिलेक्शन होता है। तो बहुत बड़ा रेस है। और अब तो पीटी के पेपर में ही आपका जो है पूरी तरीके से इवोल्यूशन इतना टफ हो गया है कि 95 से अबव अगर क्वेश्चन आपके करेक्ट नहीं होते हैं तो आप अपने आप को डिस्क्वालीफाई कर लीजिए। इसके लिए सबसे बड़ा चीज है आपको जो है अपनी प्रिपरेशन इस लेवल तक रखनी है करंट इश्यूज के मामले में, कि आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चंस आए, आपको पूरी तरीके से आपको करेक्ट करना ही करना है। ऐसा ना हो कि आप जो है उन क्वेश्चन को गलत कर पाए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, एनवायरमेंट के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। इन क्वेश्चंस की कभी गलती नहीं होना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो घटना चक्र से, लुसेंट से आप जो है आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके कभी गलत नहीं होना चाहिए। मैं बहुत से बच्चों को देखता हूँ कि शॉर्ट टर्म शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर बहुत भागते हैं। जैसे क्या होता है कि जब एग्जाम में आता है तो घटना सार या घटना चक्र, परीक्षा दृष्टि, ये सब जो है 6 महीने की, एक साल की अप टू डेट लेकर के सब लोग पढ़ते रहते हैं। तो देखिए उसमें क्या होता है ना, आपको करंट अफेयर्स का पैटर्न क्वेश्चन को पूछने का बदल गया है। वन लाइनर आपको क्वेश्चन अब पूछता नहीं है। वन लाइनर जब क्वेश्चन आपसे पूछता नहीं है तो आपको आंसर देने का तरीका भी बदल गया है। आपको बिल्कुल। थोड़ा जो है डीपली पढ़ना पड़ेगा अंदर। तो डीपली पढ़ने के लिए आपको वो चीजें जो है याद नहीं हो पाती। अब ये बताइए 6 महीने की चीज आप उतनी जल्दी कैसे टेकल कर पाओगे? 15 दिन 20 दिन में किसी एक मैगजीन से आप कैसे कवर कर पाओगे? तो आपको इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको एटलीस्ट डेली करंट अफेयर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट जो मैंने बताया, जैसे इंसिस्टाइस है, दृष्टि का है, विजन का है, जीके टुडे है, क्रॉनिकल का है, इनके पेज पे जाइए आप। एटलीस्ट कम से कम 1.5 से 2 घंटा आप करंट अफेयर्स को दीजिए, और उनको जो कॉपी कलम ले करके उनको डेली नोट करिए करंट अफेयर्स को। जी। आज कौन सी इवेंट्स हुई, क्या हुई, उसके बारे में जब आप पढ़ेंगे, एक दो बार आप रिवीजन करेंगे अपने नोट्स को। मैं बता रहा हूँ, मैं कभी ये जो है 1 महीना पहले, 2 महीना पहले जो मैगजीन्स आती हैं मार्केट में स्पेशल यूपी पीसीएस के लिए, मैं कभी मैगजीन के पीछे नहीं भागता था, कभी नहीं खोजता था। मैं अपने पोस्टर करंट के अफेयर्स पीछे के आपने नोट से कभी खुद नहीं भागा? पढ़ता था, और सारे के सारे क्वेश्चन उसी से थे। बिल्कुल नहीं। सर अच्छा, ऑप्शनल कौन सा था? ये क्वेश्चन हम लोग मिस कर रहे थे। ऑप्शनल आपका कौन सा सब्जेक्ट था? हाँ, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, भूगोल। और सर आप एचओडी जो है साइंस फील्ड के थे, तो फिर कैसे सर आपने ज्योग्राफी लिया मतलब? दरअसल साइंस का मतलब ये है कि उस समय 2016 बैच की सौम्या पांडे थी, आपको याद होगा, यूपीएससी टॉपर इलाहाबाद जिनको वाली फोर्थ फोर्थ रैंक रैंक। आई थी इलाहाबाद। जी जी जी, मोतीलाल नेहरू से ही इन्होंने बीटेक किया था इलेक्ट्रिकल। तो मैम का मैंने इंटरव्यू देखा, मैम से मेरी बात भी हुई, और मैंने जो उनको मैसेंजर पर जो है कॉल किया था, तो फिर उनसे बात हुई। फिर उन्होंने थोड़ा सा मुझे गाइडेंस भी किया, बताया कि नहीं अच्छा सब्जेक्ट है, आप जो टैकल कर सकते हो, और टेक्निकल जो है एजुकेशन से रिलेटेड भी है। और सबसे बड़ा चीज इसका ये रहा कि बेसिकली मुझसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछा गया कि आप मैकेनिकल से किए हो, फिर आपने ज्योग्राफी क्यों लिया? मैंने बताया देखिए जीएस का पोर्शन मोस्टली आपका पीटी तो है ही है, और जीएस 1 के पेपर में भी आपका जो पूरा का पूरा कम से कम जो है एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन आपके जो ज्योग्राफी से आते ही आते हैं। ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका जो कवर्ड हो जाता है। और बेसिकली आपका इंटरेस्ट भी है, अगर मुझे लगा कि नहीं अच्छा है तो इसमें अच्छा कर सकते हैं, फिर मैंने इसको जो है ज्योग्राफी को ही चूज कर लिया। जी। सर चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग सभी को जो व्यूअर हैं मैं उनको बताना चाहता हूं कि अब हमारा चैनल टेलीग्राम पे भी आ चुका है, इंस्टा पे भी आ चुका है, फेसबुक पेज इसका है ही, और सारे सोशल मीडिया ट्विटर पे भी आ चुका है, तो आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। सर चैनल पे आने के लिए पुनः धन्यवाद सर, और सर पुनः बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू।